हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 13 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 12 का जो है लिंक मिल जाएगा। एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है भारत विस्तार एंड एआई पावर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म टू provide farmers with 24/7 access to agricultural resources. And now question here is, in the acronym Bharat Vistar, what does the second A stands for? सो रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, सॉरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। एआई पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो 24/7 एक्सेस प्रोवाइड करेगा एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का टू दी फार्मर्स। ओके, नाउ भारत विस्तार की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। भारत विस्तार का पूरा फुल फॉर्म क्या है? भारत वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। एंड हेयर सेकेंड ए स्टैंड्स फॉर योर एग्रीकल्चरल। राइट, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली रियल टाइम फार्म इंफॉर्मेशन जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साथ में ही ये जो है एआई ड्रिवन स्मार्ट एग्रीकल्चर सपोर्ट जो है वो भी प्रोवाइड करेगा। फाइन, अब बात करें इसके इम्प्लीमेंटेशन की, तो फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होगा भारत विस्तार का। फेज 1 में जो रोल आउट हो गया है, इसमें कौन कौन से स्टेट्स कवर्ड है? महाराष्ट्र कवर्ड है, बिहार, गुजरात एंड राजस्थान आर कवर्ड। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन यहाँ पे अगर हम बात करें, इट इज इंटीग्रेटेड विद स्टेट सिस्टम। जैसे महाराष्ट्र में वसुधा एंड महाविस्तार से ये इंटीग्रेटेड है, बिहार में बिहार कृषि, गुजरात में अमूल एआई सरलबिन, एंड नेक्स्ट राजस्थान में स्टेट लेवल इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे चैटबॉट सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं, जो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल हैं। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे है भारती, एक्सेसिबल वाया टेलीफोन इन बोथ लैंग्वेजेस। ठीक है, ये रियल टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इंटीग्रेशन टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, बाय मई 2026 सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है वो इंटीग्रेट किए जाएंगे टू डिलीवर एंड टू एंड सर्विसेज, जिसमें आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं? एलिजिबिलिटी चेक्स, एप्लीकेशन, बेनिफिट ट्रैकिंग, ग्रीवियंस, रीएड्रेसर, पर्सनलाइज्ड एडवाइजर, ये सारी चीजें इसमें आपकी रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला है विद इन 3 मंथ्स जो सर्विसेज हैं इट विल ऐड तमिल, बंगाली, असमीज एंड कन्नड़ा, ये लैंग्वेज भी यहाँ पे आपकी जो है ऐड की जाएंगी विद स्टेट स्कीम इंटीग्रेशन। एंड विद इन 6 मंथ्स भारत विस्तार जो है ये अवेलेबल होगा 11 लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग योर इंग्लिश एंड हिंदी। और कौन कौन सी स्कीम्स इंटीग्रेट की गई हैं इसमें, तो ये लिस्ट देख सकते हो आप। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्य संरक्षण अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड एंड प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एंड अदर्स जो स्कीम्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है इसमें। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, आरबीआई ने मैंडेटरी किया है यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर द ओटीसी डेरिवेटिव। बेसिकली ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स जो हैं उनके लिए मैंडेट किया गया है यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। ठीक है, फ्रॉम दी 1 जनवरी 2027। अर्लियर यहाँ पे जो रेट दी गई थी वो थी आपकी 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्ट में आना था, बट अभी इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इससे पहले समझते हैं ओटीसी क्या है, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को ऐसे इस समझते हैं, जैसे मुझे एक चीज बेचनी है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ लैपटॉप। ठीक है, मुझे अपना लैपटॉप बेचना है। सो मैं क्या करती हूँ, मैं OLX पे डाल देती हूँ अपना इंफॉर्मेशन पूरी लैपटॉप की, और जो भी आपका जो बायर होगा उसको जो भी डिटेल्स ठीक लगेगी और हमारी बातचीत मैच करेगी तो वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा फॉर द लैपटॉप। राइट, सो ये एक मैंने क्या किया, मैंने एक वेबसाइट पे अपनी डिटेल डाल के एक स्टैंडर्ड वे में यहाँ पे डील क्रैक कर ली। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं 1-to-1 यहाँ पे डील कर लूँ, मतलब किसी आपके वेबसाइट पे चीज़ें ना डालूं, बट अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है उसमें मैं इन्फॉर्म कर दूं, या अपने रिश्तेदारों में कि मैं लैपटॉप बेच रही हूँ, जिसको लेना हो आप बता सकते हैं जो भी आपके ध्यान में हो। ठीक है, कि जिसको लैपटॉप लेना हो वो मेरे से कांटेक्ट कर ले और ये डील हम क्रैक कर ले। तो एक हमने स्टैंडर्ड वे फॉलो किया, OLX पे डाल दिया या कोई भी वेबसाइट पे डाल दिया। ठीक है, और दूसरे वाले में हमने प्राइवेट डील क्रैक कर दी कि 1-to-1 यहाँ पे डील हो गई।
ठीक है, ऐसे ही आपकी जो है डेरिवेटिव्स की डील आपकी जो है होती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इन्वेस्टर्स हैं, आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे जो एक्सचेंज है बेसिकली, ठीक है, नेशनल एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज हो गया, आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, एक इन्वेस्टर है या बायर है जिसको इन्वेस्ट करना है, दूसरा होता है सेलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेलर अपनी चीज बेच रहा है और बायर उसे खरीद रहा है, ठीक है, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और ये एक स्टैंडर्ड वे में काम चल रहा है, और इसके इंफॉर्मेशन आपके रेगुलेटर जो है उनको होती है, ठीक है, क्योंकि एनएससी जो है ये सारी यहाँ पे लिस्टेड होती हैं, ठीक है, लिस्टेड कंपनीज ही यहाँ पे रहती हैं, और उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई है, उसको यहाँ पे रहती है, राइट। सो ये एक स्टैंडर्ड वे है जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमारे आरबीआई को पता है। बट कुछ डील्स ऐसी भी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है प्राइवेट डील्स की वो आरबीआई को नहीं है या अदर रेगुलेटरी बॉडीज को नहीं होती है, जिन्हें हम ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली जो पर्सन्स हैं या जो अपनी आपकी कंपनीज है वो नेगोशिएट कर रही हैं, वो डील कर रही हैं, और इसके इंफॉर्मेशन जो है आपके आरबीआई को नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से जो ये वाली चीज है इसमें रिस्क जो है एनालिसिस आरबीआई कर सकता है, क्या रिस्क है क्या नहीं है। बट इस टाइप की जो डील्स हैं, ठीक है, ओवर द काउंटर डील्स, इसमें डेरिवेटिव्स, इसमें जो है रिस्क एनालिसिस कैसे पता चलेगा। आरबीआई तो सोचेगा ना कि भाई जो लिस्टेड हैं उन्हीं का रिस्क एनालिसिस हो रहा है, बट जो डील ऐसी हो रही है जिनका अता पता नहीं है कोई, सो यहाँ पे रिस्क एनालिसिस अगर आरबीआई करता है तो किस बेसिस पे करेगा, उसे तो पता ही नहीं है कि क्या चीज चल रही है, किस चीज की डील हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने एक मैंडेट जारी किया है कि जो इस टाइप की डील्स होंगी उसके लिए यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर यहाँ पे लगाना चाहिए। जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में आधार आईडी हमारी रहती है, ठीक है, अगर उस आईडी को हम डालेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। सो ऐसे ही इस टाइप की जो आपकी डील्स हैं उसमें हम यूज करें यूनिक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफायर, ठीक है, जिससे क्या यहाँ पे चीजें हो रही हैं उस सब की इंफॉर्मेशन आरबीआई को पता हो, ठीक है। अब ये एग्जांपल्स के तौर पे देखें तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं आपके, जैसे रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव हो गया आपका, क्रेडिट डेरिवेटिव। सो ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये चीज मोटा मोटा समझ आया कि क्या हो रहा है। तो जहां पे आरबीआई को इन्फॉर्मेशन नहीं है वहां पे यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर लगाने की बात की जा रही है कि ये मैंडेटरी करना चाहिए। पहले अप्रैल से होना था, अभी ये 1 जनवरी 2027 से मैंडेटरी करने की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर की बात करें तो इसमें अप टू 52 कैरेक्टर्स यहाँ पे आपके रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर रहेगा, जिसमें आपका 20 डिजिट का ये आपका होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप की ये आपकी जो है आईडी रहेगी। एंड सेकेंड पार्ट इसका होगा यूनिक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग, ठीक है, यूनिक कोड फॉर दैट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये चीजें जैसे आधार नंबर आपका होता है, वैसे ही यहाँ पे यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर आपका यूज किया जाएगा इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे क्या बोला है, एज पर द आरबीआई सर्कुलर मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट यूटीआई विद इन 5 business days फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। एंड यहाँ पे क्या बोला है, द यूज ऑफ दिस यूटीआई फॉर ऑल ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस आर रिपोर्टेड टू द ट्रेड रिपोजिटरी मैनेज बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये आपको आई होप ये समझ आया हो, ठीक है, कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहे रिगार्डिंग दीज ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, ओके। नाउ क्वेश्चन कर लेते हैं इस बेस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेटेड द यूज ऑफ यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर ऑल over the counter derivative transactions from which date revising its earlier proposed timeline। so अभी ये आपका 1 जनवरी 2027 से लागू होगा, मैंडेटरी होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 21। सो अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा क्यों वर्डिक्ट लाया गया है या ऐसा क्यों डिक्लेयर किया गया है। बिकॉज एक केस यहाँ पे था डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और इस केस में बेंच जो आपकी थी जिसने ये वर्डिक्ट दी है, जस्टिस जेबी पारदीवाला एंड जस्टिस आर महादेवन की, ठीक है। और इन्होंने ये चीज क्यों की है, क्यों ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ा है, बिकॉज कई पिछड़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स में टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं है। अगर कई जगहों पे सुविधा है भी, इन दैट केस
बॉयज एंड गर्ल्स का जो है एक ही टॉयलेट्स है, ठीक है, एक ही टॉयलेट है, जिसमें जो गर्ल्स है उनको दिक्कत आती है जब उनके मेंसेस होते हैं, ठीक है। इस वजह से बहुत ज्यादा जो है ड्रॉप आउट देखने को मिला है, ठीक है, गर्ल्स का। अगर मतलब आप ऐसे देखो, मैक्सिमम जो गर्ल्स हैं इस चीज की वजह से कि जो है गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट्स नहीं है और सुविधाएं नहीं है, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं रिगार्डिंग दी मेंसेस, सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, इस वजह से उनको स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, जिस वजह से जो एक वो है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो हमारा काम है वो नहीं हो पा रहा है, जो इनिशिएटिव है, ठीक है। सो इस चीज के लिए जो है यहाँ पे मुद्दा उठाया गया था और अभी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को ऑफिशियली यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 विच सेज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, ठीक है। अब डायरेक्शंस क्या इशू किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये भी देख लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड फीडबैक, यहाँ पे क्या बोला गया है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है वो पीरियोडिक इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है, क्रूशली ऑब्टेन एनोनिमस फीडबैक, मतलब वो वहां पे आपका एक तो जो है इंस्पेक्शन करेगा कि चीजें सही तरीके से हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। और ये सर्वे के द्वारा यहाँ पे जो है फीडबैक भी बताया जाएगा फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड देमसेल्व्स टू असेस द ग्राउंड रियलिटी, कि एक्चुअल में जो चीज जो है पेपर में डॉक्यूमेंट से मेंशन की गई है क्या वो असली में है कि नहीं है, ये इंस्पेक्शन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करेगा, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो आस्क्ड द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स टू ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, की इम्प्लीमेंटेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन जो किया जा रहा है उसको मॉनिटर करें of its order stating that its direction and the union's menstrual hygiene policy for school going girls, ठीक है। This shall operate as a mandatory plan India standards in addition to existing state policies and schemes. So सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है एंड जो स्टेट की आपकी कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है उनको बोला है कि वो ओवरसी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन को, राइट। नाउ नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बोला गया है हर एक स्कूल में चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो दे मस्ट प्रोवाइड फ्री ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स, कि जो स्कूल्स हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर वहाँ पे हर एक स्कूल में होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपका बच्चों के लिए स्पेयर इनरवेयर, यूनिफॉर्म्स, डिस्पोजेबल बैग्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जानी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शन जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए विद अ वाटर कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड सोप दैट मस्ट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। तो यहाँ पे सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होने चाहिए, बॉयज का अलग गर्ल्स का अलग, और वाटर कनेक्टिविटी एंड सोप वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से यहाँ पे होना चाहिए, सेफ एंड एनवायरमेंटली कंप्लायंट डिस्पोजल मैकेनिज्म मस्ट बी इंटीग्रेटेड एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कोर्ट ने मैंडेट किया है दैट द एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी इनकॉर्पोरेट जेंडर रिस्पॉन्सिव करिकुला, ठीक है, इनको ये कॉर्पोरेट करें जेंडर रिस्पॉन्सिव करिकुला and it noted that boys must be educated about the biological reality of menstruation, जो मेंसेस है उनके बारे में बॉयज को भी एजुकेट किया जाए to prevent the harassment, right? All teachers regardless of gender are to be trained to support menstruating students, ठीक है। तो सारे टीचर्स चाहे वो फीमेल टीचर हो चाहे वो मेल टीचर हो उनको यहाँ पे ट्रेन किया जाना चाहिए सपोर्ट करने के लिए मेंस्ट्रुएटिंग स्टूडेंट्स को, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो सपोर्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को, ये भी देख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना 2008 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पे जन औषधि केंद्र प्रोवाइड करते हैं सुविधा नैपकिन्स एट ₹1 पर पैड, ठीक है। इसके अलावा इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेटेड स्कीम्स कौन कौन सी हैं, मिशन शक्ति है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, समग्र शिक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, यूजीसी एडवाइजर्स फॉर हेल्थ फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्कीम्स हैं इसकी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपका न्यूज है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क। सो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया एआई मिशन के तहत एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क आपका रिलीज किया है, जिसका मेन पर्पस है प्रमोट करना सेफ ट्रस्टेड एआई इनोवेशन को अक्रॉस हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, हमारा अप्रोच क्या रहेगा? प्रिंसिपल बेस्ड गवर्नेंस फ्रेमवर्क यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन हमारा एम है एआई फॉर ऑल, ये हमारी फिलॉसफी है। ठीक है, ये हम लेके चले हैं, कंबाइनिंग इंडिजीनियस एआई डेवलपमेंट, पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल कंप्यूट एक्सेस एंड ओपन इनोवेशन। राइट, सो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डेवलप किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा, टेक्नोलॉजी कमिटी द्वारा। ठीक है, एंड जो फ्रेमवर्क है इसमें 4 पार्ट आपके हैं: गाइडिंग प्रिंसिपल, की इश्यूज एंड रिकमेंडेशन, एक्शन प्लान है, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस फॉर इंडस्ट्री एंड रेगुलेटर्स। ठीक है, 7 गाइडिंग प्रिंसिपल इसमें है आपके इंक्लूडेड: ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, देन फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेसिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। दीज आर द 7 सूत्रास। ओके, फिर इसमें 6 पिलर हैं गवर्नेंस में, गवर्नेंस के, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिसी एंड रेगुलेशन, रिस्क मिटिगेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशन, ये सारे इसके पिलर्स हैं। इसके अलावा एक्शन प्लान की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान है। शॉर्ट टर्म क्या है? एस्टैब्लिश करना एआई गवर्नेंस ग्रुप एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमिटी को, एआई रिस्क फ्रेमवर्क्स को, इंसिडेंट बेस इंसिडेंट डेटाबेस एंड मास्टर सर्कुलर्स को। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मिड टर्म, इसमें स्टैंडर्ड्स ऑन फेयरनेस आपके होने चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन, साइबर सिक्योरिटी, पायलट सैंडबॉक्सेस, अमेंड लॉज, दीज कम्स अंडर योर मिड टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें, एजाइल गवर्नेंस इकोसिस्टम, ग्लोबल लीडरशिप, कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट, दीज आर द लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिकल गाइडलाइंस की बात करें, फॉर इंडस्ट्रीज दे कंप्लाई विद द इंडियन लॉज, अडॉप्ट करें वॉलंटरी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट, यूज प्राइवेसी एनहांसिंग एंड बायस डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए आपकी प्रैक्टिकल गाइडलाइंस है। रेगुलेटर्स की बात करें, इनके लिए क्या गाइडलाइंस है? अवॉइड करना अननेसेसरी कंप्लायंस बर्डन, फोकस करना आपका रियल हार्म्स, ठीक है, ऑन द रियल हार्म्स, एनकरेज इनोवेशन फ्रेंडली रेगुलेशन एंड प्रमोट करना टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस को। राइट, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मध्य प्रदेश का बजट जो है फाइनेंशियल ईयर 2027 का, इट वाज लॉन्च एंड इट इज रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश जगदीश देवदा। ठीक है, बजट अमाउंट यहाँ पे है आपका 4.38 लाख करोड़ का। बजट इज फ्रेम्ड अंडर योर थीमेटिक फ्रेमवर्क ज्ञानी। ठीक है, ज्ञानी मीन्स जी फॉर गरीब कल्याण, वाई फॉर युवा शक्ति, ए फॉर अन्नदाता, N for Nari Shakti, I for infrastructure and another I for industry development. So these are the thematic framework of this budget. ठीक है, which stands for ज्ञानी। right, allocations की बात करें, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए 1.15 लाख करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन दिया गया है एंड दे डिक्लेयर्ड 2026 एज अ किसान कल्याण ईयर। ठीक है, नेक्स्ट है विमेन एंड सोशल वेलफेयर के लिए 1.27 लाख करोड़ का एलोकेशन हुआ है, इंक्लूडिंग 23,883 करोड़ फॉर लाडली बहना योजना। ठीक है, सोशल सर्विसेज एंड हेल्थ केयर के लिए 23,747 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 59,347 करोड़, देन रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए 40,062 करोड़ फॉर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड यूथ में बात करें तो यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा 15,000 टीचर्स को एंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव अंडर युवा शक्ति इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट इज युवा शक्ति प्रोग्राम। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी पुलिस पर्सनल की 22,500 पुलिस पर्सनल यहाँ पे आपके जो है रिक्रूट किए जाएंगे अंडर दिस एम्प्लॉयमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट कम्स योर न्यूट्रिशन एंड वेलफेयर, इसके तहत यहाँ पे लॉन्च किया गया है यशोदा मिल्क स्कीम को, जिसके तहत फ्री मिल्क जो है प्रोवाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स को अप टू क्लास 8 अंडर द मिड डे मील प्रोग्राम। ओके, नाउ अब नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु ने इनका इंटरम बजट जो है लॉन्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए एंड इट वाज रिलीज बाय थंगम थेनारसू जो फाइनेंस मिनिस्टर है तमिलनाडु के, एंड इसका बजट आपका है 2.55 लाख करोड़ का। ठीक है,
टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 4.67 लाख करोड़ का रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 3.93 लाख करोड़ का बताया गया है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर 0.59 लाख करोड़। रेवेन्यू रेसिपिट 3.44 लाख करोड़ का, ठीक है। स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू ये आपका रहेगा 2.29 लाख करोड़ का। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये एस्टिमेटेड है 48,696.32 रहेगा इन दी फाइनेंशियल ईयर 2027। फिजिकल डेफिसिट आपका एस्टिमेटेड है 1.21 लाख करोड़ का, ठीक है। अब एलोकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए 57,039 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। हेल्थ के लिए 22,090 करोड़ का। एनर्जी के सेक्टर में 18,091 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। सोशल वेलफेयर के लिए जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए 5,463 करोड़, 1,471 करोड़ फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। देन 11,000 करोड़ तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम्स के लिए, 3,934 करोड़ आदि द्रविदार एंड ट्राइबल वेलफेयर के लिए। देन 4,000 करोड़ फॉर विद्याल पयनम स्कीम, ठीक है। Then 1,782 crore for the student bus fare subsidy scheme, 1,857 crore for the diesel subsidy सपोर्ट करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। विमेन वेलफेयर के लिए 225 करोड़ फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। एमएसएमईज के लिए 1,943 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। ऐसे ही 13,062 करोड़ ट्रांसपोर्ट के लिए, 28,687 फॉर द रूरल डेवलपमेंट, 1,394 करोड़ फॉर द टूरिज्म। ऐसे ही आपका 21,132 करोड़ दिया गया है हाईवेज के लिए। सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 718 करोड़ का। वाटर एंड हाउसिंग के लिए बेसिकली इसके तहत आपका जो प्रोजेक्ट है रिंग मेन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, इसके लिए एलोकेशन मिला है 3,109 करोड़ का। एंड 374 करोड़ का फॉर रिवर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड रिवर फ्रंट पार्क के लिए, ठीक है। ऐसे ही हाउसिंग में जो कलिंग नरेन कनोवू इलम स्कीम है, इसके तहत 1 लाख रूरल हाउसेस और 1,500 करोड़ एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रूरल हाउसेस को बनाने के लिए। देन नेक्स्ट आता है तमिल कल्चर म्यूजियम। इट विल बी सेटअप इन तिरुवन्नमलाई विद अ टोटल एलोकेशन ऑफ 285 करोड़, ठीक है। ये एलोकेशन यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंटरनेशनल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर ऑफ आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन वाज लॉन्च इन विच सिटी। सो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल सिटी है जहां पे पहला इंटरनेशनल अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन सेंटर जो है वो आपका लॉन्च किया गया है आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन का। सो इट वाज लॉन्च इन दी दुबई सिटी, ठीक है। दुबई यूएई में इसको लॉन्च किया गया है एंड एग्जैक्ट लोकेशन इसकी है दुबई, कॉमर्स सिटी इन दुबई यूएई, ओके। नाउ इनिशियल फेज की बात करें तो इस इनिशियल फेज में जो सेंटर है ये होस्ट करेगा 6 अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स को। एंड जो स्टार्टअप्स हैं दे हैव अ कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 118 मिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं दे विल जनरेट 281 मिलियन यूएस डॉलर इन द रेवेन्यूज ओवर द नेक्स्ट 5 years, ठीक है, ओवर द 5 years। फोकस एरिया जो है ये रहेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्सेलरेट करना एआई डिप्लॉयमेंट को, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लॉयमेंट को। नेक्स्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशन क्रिएशन एंड द लास्ट इज पार्टनरशिप, राइट। दे विल कोलैबोरेट विद इंडस्ट्री, गवर्नमेंट्स एंड इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स टू स्केल दी सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, इंडिया यूके ने लॉन्च किया है ऑफशोर विंड टास्क फोर्स अंडर द विजन 2035, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी एंड डेविड लैमी जो डेप्यूटी पीएम है यूके के, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एंड दे ऑल्सो लॉन्च द 4th एनर्जी डायलॉग टू एक्सेलरेट कॉपरेशन इन द ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने 2 विंड जोन जो है, ऑफशोर विंड जोन जो है वो आइडेंटिफाई किए हैं गुजरात एंड तमिलनाडु में, ठीक है, फॉर द अर्ली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। एंड दीज जोन्स विल सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर एक्सेलरेटेड डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑफशोर विंड कैपेसिटी इन द इंडिया, ओके। फंडिंग की बात करें तो वाइब्रेटी कैप फंडिंग स्कीम ने एलोकेट किया है 7,453 करोड़ का एलोकेशन सपोर्ट करने के लिए अर्ली स्टेज ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन पिलर्स की बात करें तो ये आपके पिलर्स हैं, इकोसिस्टम प्लानिंग क्रिएट करना, रोड मैप
फॉर ऑफशोर विंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बिल्ड करना पोर्ट, ट्रांसमिशन सिस्टम एंड सप्लाई चेन्स को, फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो इंश्योर करेगा सस्टेनेबल फंडिंग मॉडल्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट लॉन्च द इंडिया ग्रिड्स ऑफ फ्यूचर एक्सीलरेटर ड्यूरिंग द मुंबई क्लाइमेट वीक 2026, जो आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन में हुआ था, कन्वेंशन सेंटर में मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बाय 2028 GEAPP जो है इन्होंने कमिट किया है हाउ मच फंडिंग मोबिलाइज करने के लिए $100 मिलियन बाय 2030 थ्रू दी ब्लेंडेड फाइनेंस। सो इन्होंने कमिट किया है बाय 2028 दे विल फंड $25 मिलियन। ठीक है, ये फंड करेंगे $25 मिलियन बाय दी 2028 टू मोबिलाइज $100 मिलियन बाय 2030। ओके, अब बात करें GEAPP पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीलरेटर की, इसमें तो D4 फ्रेमवर्क है। D1 मीन्स डिजिटाइजेशन, और ठीक है, डिजिटाइजेशन जो किया जाएगा बाय यूजिंग द डिजिटल टूल फॉर फॉरकास्टिंग डिमांड एंड रिड्यूसिंग द लॉसेस इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। D2 मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेस, इसमें आपका रहेगा दे विल इंटीग्रेट रूफटॉप सोलर एंड स्टोरेज सिस्टम इनटू द ग्रिड। ठीक है, तीसरा है डेमोक्रेटाइजेशन, और इसमें आपका आएगा एम्पावरिंग कंज्यूमर्स हु आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये उसे प्रमोट करेंगे टू पार्टिसिपेट इन द एनर्जी इकोसिस्टम। एंड D4 सेज डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज योर एडवांसिंग स्टोरेज। ठीक है, एडवांसिंग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ग्रिड इनोवेशन फॉर द लॉन्ग टर्म रेसिलेंस। सो ये D4 फ्रेमवर्क आपका था। इसके अलावा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम है सपोर्ट करना एटलीस्ट 15 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। ठीक है, नियरली 300 मिलियन पीपल्स अक्रॉस इंडिया जो है ये उनको इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है जो इनिशिएटिव है ये सपोर्ट करेगा ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन को एंड दी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। साथ में ही यहाँ पे MOU साइन किया गया है डिस्कॉम्स इन दिल्ली एंड राजस्थान विच इज डेजिग्नेटेड एज अ चैंपियन यूटिलिटीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज GEAPP एक्सीलरेटर जो है इट इज अलाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ विकसित भारत 2047 एंड 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट बाय 2030। राइट, इसके अलावा जो इवेंट है इट मार्क्स द लॉन्च ऑफ अ थर्ड एडिशन ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इनोवेशन चैलेंज, थर्ड एडिशन ऑफ दिस ENTICE which focus on non-lithium energy storage and rapid grid digitalization. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है CMA CGM जो आपकी फ्रांस की शिपिंग एंड लॉजिस्टिक कंपनी है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद विच इंडियन शिप बिल्डिंग कंपनी टू परचेज 6 LNG फ्यूल्ड फीडर कंटेनर वेसल। सो फ्रेंच की कंपनी और इंडिया की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है फॉर द परचेज ऑफ 6 LNG फ्यूल्ड फीडर कंटेनर वेसल। ठीक है, इसकी डील वैल्यू आपकी 360 मिलियन US$ की रहेगी। एंड इस अग्रीमेंट के तहत 6 फीडर कंटेनर वेसल जो है वो CMA CGM जो है वो परचेज करेगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से एंड जो वेसल होगा इसकी कैपेसिटी, हर एक वेसल की कैपेसिटी आपकी होगी 1720 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने सेटअप किया है हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्ट्रेंथनिंग कंप्लायंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। हु चेयर्स दिस एडवाइजरी ग्रुप? सो IICA जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इन्होंने हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो है वो सेटअप किया है ऑन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इसके चेयर बनाए गए हैं आपके ज्ञानेश्वर कुमार सिंह। ठीक है, जो आपके IICA के ये आपके जो है DG एंड CEO हैं। ठीक है, नाउ इसके अलावा IICA जो है इन्होंने रिन्यू किया है इनका एक MOU विद द नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के साथ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल रिसर्च के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद फॉर द अनदर 5 years टू स्ट्रेंथन एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड रिसर्च। ठीक है, एकेडमिक कोलैबोरेशन और रिसर्च के लिए 5 साल के लिए इसको रिन्यू किया गया है। सिग्नेटरीज की बात करें तो IICA के DG एंड CEO ज्ञानेश्वर कुमार एंड श्री कृष्ण देव राव वाइस चांसलर हैं आपके NALSAR के नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के, ये आपके जो हैं वाइस चांसलर हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI साइंड एन अग्रीमेंट MOU विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सप्लाई ऑफ 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ राइस फॉर ग्लोबल हंगर रिलीफ। तो रिसेंटली FCI ने एक MOU साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। किस चीज के लिए? सप्लाई करने के लिए 2 लाख मेट्रिक टन ऑफ राइस फॉर द ग्लोबल हंगर रिलीफ। ठीक है, और ये जो आपका अग्रीमेंट है, जो ये MOU है, ये वैलिड रहेगा 5 सालों का, 5 सालों तक। ठीक है, और करंट प्राइस जो फिक्स किया गया है इसके लिए, इट इज 2800 पर क्विंटल। ठीक है, 2800 पर क्विंटल ये करंट प्राइस फिक्स किया गया है टिल दी 31 मार्च 2026। एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ऑफ अ ब्रोकन राइस, ये कितना मेंशन किया गया है? 25%। राइट। सिग्नेटरीज की बात करें तो FCI की तरफ से रविंद्र कुमार अग्रवाल जो CMD हैं FCI के, एंड कार्ल साकू जो डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। नाउ बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिंडी मैकेन एंड इसे 1961 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है 23rd एडिशन आपका हुआ था बायो एशिया 2026 का। ठीक है, इट वाज इनॉग्रेटेड बाय दी CM ऑफ तेलंगाना A रविनाथ रेड्डी। ठीक है, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था और ये आपका हैदराबाद में हुआ था, हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर हैदराबाद में, फ्रॉम 17 to 18 फरवरी 2026। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 23rd एडिशन था। थीम क्या थी? टेक बायो अनलेश्ड AI ऑटोमेशन एंड दी बायोलॉजी रेवोल्यूशन। राइट, फोकस एरिया इसका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन दी हेल्थ केयर, ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च, नेक्स्ट जनरेशन बायोलॉजिक्स, देन नेक्स्ट इज डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन, फार्मास्यूटिकल इनोवेशन। तो ये फोकस एरिया आपके थे। इसके अलावा यहाँ पे ओवर 4000 लोगों ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम मोर देन 500 ग्लोबल कंपनीज। ठीक है, अराउंड 175 एग्जिबिटर्स यहाँ पे देखने को मिले थे हमें। ठीक है, देन आपके B2B मीटिंग्स यहाँ पे हुई थी, ओवर 4000 फैसिलिटेटेड। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजर की। तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये बेसिकली हुआ था। एंड हैदराबाद इज द परमानेंट होस्ट सिटी जो वैक्सीन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा जो इवेंट था, इट इज अलाइन विद दी तेलंगाना राइजिंग 2047, जिसका मेन एम है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करना बाय 2034। ठीक है, पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन लाइफ साइंस पॉलिसी की बात की गई थी, विच वॉज अनवील्ड एट दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस। ठीक है, टारगेट क्या है इसका? 25 बिलियन US$ इन्वेस्टमेंट का, एंड गोल है 5 लाख हाई क्वालिटी जॉब्स बाय 2030। राइट, इसके अलावा तेलंगाना ने यहाँ पे मेंशन किया गया है, तेलंगाना ने लास्ट 2 इयर्स में 73,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट किया है इन दी लाइफ साइंसेस। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ जियोनॉम वैली, इंडिया का फर्स्ट लाइफ साइंस क्लस्टर स्टैब्लिश किया गया था 1999 में, होस्टिंग 200 प्लस फार्मा, बायोटेक एंड CROs। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अवार्ड्स की बात करें तो बायो एशिया 2026 इनोवेशन अवार्ड यहाँ पे दिया गया था इन स्टार्टअप्स को। अचला हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्सक्विंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, हेलेक्स नेचुरल सॉल्यूशन एंड नेचुरल सूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री गौरवी लाइफ साइंसेस OPC प्राइवेट लिमिटेड, इनको ये बायो एशिया 2026 इनोवेशन अवार्ड दिए गए थे स्टार्टअप्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी न्यूज है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जो 16 से 20 फरवरी तक चली थी। एंड इसका सेकेंड एडिशन इस बार हमने ऑब्जर्व किया था। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेस्कॉम, नीति आयोग। ओके, थीम क्या था? वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है, फ्रेमवर्क, सूत्रास एंड चक्रास की बात करें तो पहले 3 सूत्रास की बात करते हैं। पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। ठीक है, AI must serve humanity with inclusivity and dignity. AI innovation aligned with the environmental sustainability. Equitable distribution of AI benefit. ठीक है, तो ये 3 सूत्र थे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, थीमेटिक एरियाज की बात करें, 7 चक्रास यहाँ पे हैं थीमेटिक एरियाज। ह्यूमन कैपिटल, इंक्लूजन फॉर सोशल एम्पावरमेंट, सेफ एंड ट्रस्टेड AI, रेसिलेंस, इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, साइंस, democratizing AI resources, and AI for economic growth and social good. Right?
नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पे पार्टनर्स एंड लीडरशिप की। तो ऑफिशियल पार्टनर्स यहाँ पे आपके थे यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम कोलैबोरेटिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, and this forum also launched the board AI task force in this event which is shared by the John Chambers, right? Delegation leaders कौन कौन से थे? शांतनु नायर and राज सुब्रमण्यम, right? who are the CEO of Adobe and CEO of FedEx, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी आपकी हुई थी जिसमें AI फॉर ऑल, AI बाय हर एंड युवा AI जो है इनमें इन कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए थे। पहले बात करते हैं AI फॉर ऑल। इस चैलेंज को लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद द स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, जिसका मेन एम क्या था? इस चैलेंज का मेन एम क्या था? सपोर्ट करना स्केलेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोबिलिटी सॉल्यूशंस को, ठीक है। और इसमें अवार्ड्स था आपका अप टू 2.50 करोड़ का। देन AI बाय हर, और इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग की विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म द्वारा, ठीक है। और इसका मेन एम था प्रमोट करना विमेन लेड AI इनोवेशंस को, और इसमें इस कैटेगरी में अवार्ड आपके थे अप टू 2.50 करोड़, ठीक है। साथ में ही जेको AI जो है इस स्टार्टअप को यहाँ पे इस स्टार्टअप ने AI बाय हर में जो है अवार्ड जीता था, ठीक है। इट वॉन दी AI बाय हर ग्लोबल इम्पैक्ट चैलेंज, ठीक है। देन युवा AI की बात करें तो इस कैटेगरी में जो माय भारत है इसे इम्प्लीमेंट बेसिकली किया गया है विद दी इट इज इम्प्लीमेंटेड विद दी माय भारत एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये चैलेंज आपका 13 से 21 ईयर्स की एज का था। एंड यहाँ पे अवार्ड की अगर हम बात करें इट इज अवार्ड्स अप टू 85 लाख रुपीस, ठीक है। अवार्ड इसका 85 लाख रुपीस तक था, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च सिम्पोसिस की बात करें तो ये आपका भारत मंडपम में हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड इसके नॉलेज पार्टनर आपके थे IIIT हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर लॉन्चेस जो इस इवेंट में देखे गए हैं। जैसे AI केस बुक्स, 6 केस बुक्स यहाँ पे जो है आपकी लॉन्च की गई थी, डॉक्यूमेंटिंग 170 प्लस डिप्लॉयड इनोवेशन अक्रॉस हेल्थ, एजुकेशन, एनर्जी, जेंडर, एग्रीकल्चर एंड एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट आता है डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स, जिसमें 2 इनिशिएटिव हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फॉर इंडिया फ्रेमवर्क जो है इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर सेफ एथिकल इंटरऑपरेबल AI इन हेल्थ केयर। देन बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे था, लॉन्च किया गया था बेंचमार्किंग ओपन डेटा प्लेटफॉर्म फॉर हेल्थ AI, जो डेवलप किया गया है बाय द IIT कानपुर एंड आपका NHA द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज AI प्रीनोर्स, ठीक है। इट इज लॉन्च बाय द अटल इनोवेशन मिशन फ्रॉम द नीति आयोग, एंड इन्होंने यहाँ पे 7th एडिशन लॉन्च किया था इनोवेशंस फॉर यू, ठीक है, हाईलाइटिंग 45 AI स्टार्टअप्स। देन AI इम्पैक्ट स्टार्टअप बुक्स की बात करें तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रिलीज किया गया था, विच शोकेस इंडियाज AI और डीप टेक इकोसिस्टम। वॉइस एरा AI, वॉइस इनेबल्ड रिस्पॉन्सिबल AI प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है अंडर दी भाषिनी, ठीक है। वेव्स कॉर्नर पवेलियन फॉर AVGC XR एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी इकोसिस्टम, ठीक है। 51 स्टार्टअप्स यहाँ पे शोकेस किए गए हैं इसके तहत। देन भारत जैन मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है, मतलब इसके तहत लॉन्च किया गया था परम 2 17B मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल enabled by the NVIDIA collaboration। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट यहाँ पे है कंप्यूट कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें, ये भी लॉन्च किया गया था इंडिया टू स्केल अप GPU कैपेसिटी फ्रॉम 38,000 टू 58,000 GPU स्ट्रेंथनिंग AI इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये भी चीज लॉन्च की गई थी। इसके अलावा PM मोदी जी ने यहाँ पे मानव फ्रेमवर्क लॉन्च किया था विच स्टैंड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल, नेशनल सोवरेनिटी, accessible and exclusive, valid and legitimate, right? Next is ओपनिंग सेरेमनी एड्रेस की थी एमेनुअल मैक्रोन ने, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एंटोनियो गटरेस जो हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। देन PM मोदी चेयर दी CEO राउंड टेबल, जिसमें 16 CEOs आपके शामिल थे लीडिंग AI एंड डीप टेक स्टार्टअप्स, ठीक है। यंगेस्ट स्पीकर यहाँ पे देखा गया है 8-year-old कोडर रणवीर सचदेवा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया फर्स्ट AI फेस्ट 2026 की, जो ऑर्गेनाइज किया था आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। इट इज होस्टेड बाय द चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ऑन द साइडलाइन ऑफ इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, राइट। अब इस इवेंट में इन्होंने
एक मिशन यहाँ पे लॉन्च किया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एआई मिशन, CU एआई मिशन, एडवांस करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को। और इसके तहत इनका टारगेट है, हमें इन्हें ट्रेन करना है 1.5 लाख स्टूडेंट्स को इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय 2030, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया था अबाउट दी इंडिया शेयर ऑफ अ ग्लोबल एआई फंडिंग, ठीक है, इंडिया का कितना शेयर है ग्लोबल एआई फंडिंग में। सो रिसेंटली ये आपका 1.34 बिलियन US डॉलर देखा गया है, विच रिप्रेजेंट 0.6% ऑफ अ ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट। और अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में 11% ये रिप्रेजेंट करता है एआई फंडिंग को, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल लीडर्स की बात करें कि सबसे ज्यादा ग्लोबली एआई फंडिंग कौन से देश की आपकी ज्यादा है, सो इट इज USA 188.8 बिलियन US डॉलर, फॉलोड बाय यूरोप 21.1 बिलियन US डॉलर, एशिया आपका है 12.2 बिलियन US डॉलर पे, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं की आउटकम्स एंड लॉन्चेस की। सो न्यू दिल्ली फ्रंटियर एआई कमिटमेंट्स यहाँ पे लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी द्वारा, ठीक है। इन्होंने ये अनवील किया था यहाँ पे, जो वॉलंटरी फ्रेमवर्क है फॉर इक्विटेबल कल्चरली डाइवर्स एआई अलाइंड विद द ग्लोबल साउथ नीड्स, ठीक है। इसके अलावा एक फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी जो है वो भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी, जिसका नाम है इंडियाज एआई इम्पैक्ट फॉर एआई इम्पैक्ट स्टार्टअप्स, जो मैप करता है 110 स्टार्टअप्स और नॉन प्रॉफिट्स को इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, क्लाइमेट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, AI फॉर एनर्जी मिशन लॉन्च किया गया है एंड इट वाज लॉन्च बाय द इंटरनेशनल सोलर अलायंस अलोंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड REC लिमिटेड। किस चीज के लिए, फॉर टू ड्राइव द AI एडॉप्शन इन क्लीन एनर्जी अक्रॉस 120+ कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन फोकस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल विच इज रिलीज बाय द टेक महिंद्रा इन कोलैबोरेशन विद NVIDIA, इन्होंने मिलकर इसे लॉन्च किया था अंडर द प्रोजेक्ट इंडस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वम, जो आपका स्टार्टअप है, ठीक है, इंडियन स्टार्टअप है, इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जिसमें एक है सर्वम 30B रियल टाइम कन्वर्सेशनल 32K टोकन्स वाला, दूसरा है सर्वम 105B कॉम्प्लेक्स रीजनिंग 128K टोकन वाला, ठीक है। ये 2 चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी। इसके अलावा जो EY इंडिया है, इन्होंने लॉन्च किया है EY इंडिया AI टेक्स सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें 2 AI इनेबल्ड सॉल्यूशन, जिसमें आपके AI इनेबल्ड सॉल्यूशन जो है वो रिलीज किए गए हैं, जिसका पहला नाम है ग्लोबल ट्रेड ऑटोमेशन, AI टेक्स हब, अकाउंट्स पेएबल ऑटोमेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है लॉन्च करने का माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर्स इन इंडिया प्रोग्राम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एलिवेट फॉर एजुकेटर प्रोग्राम जो है लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई है, जिसको डिजाइन किया गया है फॉर स्केलिंग 2 मिलियन टीचर्स रीचिंग 2 लाख स्कूल्स बाय 2030, ठीक है। इसके अलावा भारत जन प्लस इंडिया टुडे ग्रुप जो है, इन्होंने AI पावर न्यूज एंकर लॉन्च किया है सूत्रा नाम से, ठीक है। देन L&T एंड NVIDIA जो है, इन्होंने कोलैबोरेशन में लॉन्च किया है आपका हाँ, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है स्केलेबल GW स्केल NVIDIA AI फैक्ट्री, ठीक है। बेसिकली ये बिल्ड करेंगे दोनों मिलके सोवरन स्केलेबल गीगावाट स्केल NVIDIA AI फैक्ट्री को। इसके अलावा E-Plane कंपनी प्लस NVIDIA जो है, इन्होंने यहाँ पे बोला है डेवलप करेंगे इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, ठीक है। देन OpenAI ने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशन किया है, जैसे IIT दिल्ली के साथ, IIM अहमदाबाद, एम्स दिल्ली, मणिपाल, अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज, पर्ल अकेडमी प्लस एटेक फॉर्म्स जैसे फिजिक्स वाला आपका हो गया अपग्रेड, HCL GUVI, ठीक है। सो जो ये आपके एटेक फॉर्म्स है, इनके साथ कोलैबोरेशन किया गया है कि ये AI कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका Zscaler प्लस एयरटेल, इन्होंने ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे AI एंड साइबर थ्रेड रिसर्च सेंटर को इंडिया में, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो गूगल ने बोला है ये 15 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया अमेरिका कनेक्ट सबसी केबल इनिशिएटिव पे, ठीक है। देन अदानी ग्रुप 100 बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने वाला है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड AI डेटा सेंटर्स बाय 2035 प्लस 55 बिलियन US डॉलर ये खर्च करेगा फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन। देन माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है 50 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट ये करेंगे ग्लोबल साउथ AI इंफ्रास्ट्रक्चर में बाय 2030।
रिलायंस ने बोला है ये 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर द 7 इयर्स फॉर द इंडिया एआई ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा कुछ एमओयूज यहाँ पे साइन हुए हैं, जैसे 25,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है फॉर ग्रीन एआई रेडी हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स के लिए इन अ ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ठीक है, 250 मेगावाट की एक इसका रहेगा आपका डेटा सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है ₹468 करोड़ का। ठीक है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका इंक्लूडेड है, रिसर्च पार्क एट द आईआईटी पटना। ठीक है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंक्लूडेड है एंड ग्रो क्यूआर। ओके, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के साथ भी यहाँ पे 7 एमओयूज जो हैं साइन किए गए हैं इंटरनेशनल और नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ। ठीक है, आईबीएम जो है, आईबीएम इसमें से एक है और इसमें ये बेसिकली वर्क करेगा इन स्किलिंग 1 लाख लर्नर्स इन एआई साइबर सिक्योरिटी क्वांटम कंप्यूटिंग ओवर 3 to 5 years। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है यूएन इंटरनेशनल कंप्यूटिंग सेंटर, जो ये बेसिकली स्टैब्लिश करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग अमरावती क्वांटम वैली में। ठीक है, इंडिया 2026। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये सेटअप करेगा इंडिया का पहला डेडिकेटेड क्वांटम एंड एआई यूनिवर्सिटी कैंपस अमरावती में। देन वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम एजुकेशन एंड रिसर्च जो है, ये बेसिकली सेटअप करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्लस टैलेंट हब, जो टारगेट करेगा 3.5 लाख लर्नर्स को एंड 6 लर्नर्स बाय 2027। 3.5 लर्नर आपके 2026 था एंड 6 लाख लर्नर्स बाय 2027 राइट, 27 में राइट। नेक्स्ट इज आईआईटी मद्रास प्लस बोधान जो है, बोधान एआई, ये डिप्लॉय करेंगे एआई ट्यूटर अक्रॉस द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन आंध्र प्रदेश। देन कैबिलो जो है, ये स्टैब्लिश करेगा एआई एकेडमिक्स एंड इनोवेशन सैंडबॉक्सेस इन दी 50+ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देन भारत जेन नेक्स्ट जेन आईबीएम जो है, ठीक है, ये अदर्स जो है ये लॉन्च करेंगे स्टेट वाइज एआई टेक हब इन दी ऑन दी 5 लेयर स्वदेशी एआई स्टैक इंटीग्रेटिंग, जिसमें 22 इंडियन लैंग्वेजेस रहेंगी, 500+ सोवरेन ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेंगे, लोकल आपके एलएलएम्स रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं इस इवेंट के दौरान न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, विच एंड्रोज 91 कंट्रीज। गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पे आपके हैं सर्वजन्य हित्य, सर्वजन्य सुख्य, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है, इसमें 7 चक्रास और 7 पिलर्स जो हैं वो आपके मेंशन किए गए हैं, डेमोक्रेटाइजिंग एआई रिसोर्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल गुड्स, सिक्योर एंड ट्रस्टेड एआई, एआई फॉर साइंस, access for social empowerment, human capital and development, resilience, efficient and innovative AI systems। ठीक है, फ्यूचर समिट की बात करें तो जो नेक्स्ट एडिशन आपका वो होगा वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में होगा 2027 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु बिकेम द यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स ऑन एंड एट द एज ऑफ 38। सो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं नीदरलैंड के? सो इनका नाम है रॉब आर्नोल्ड्स आड्रेनस जेट। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने सक्सीड किया है डिक स्कॉफ को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वाज कन्फर्ड विद द रॉयल ऑनर ऑफ डाटो बाय द इंडोनेशियन इंस्टीट्यूशन किराजान कुटाई मुलावारमन। ठीक है, सो इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रॉयल ऑनर ऑफ डाटो दिया गया है डॉक्टर भार्गव मलापा को। ठीक है, इनके कंट्रीब्यूशन के लिए टू दी सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए, राइट। अब डॉक्टर मल्लप्पा जो हैं इनको साथ में ही मतलब अवार्ड तो दिया ही गया है, इसके साथ साथ इन्हें अपॉइंट किया गया है ऑनरी मेंबर ऑफ अ ग्रैंड पैलेस फैमिली ऑफ कुटाई रॉयल इंस्टीट्यूशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्समिन फाउंडेशन साइंड अ MOU, memorandum of understanding, with which Russian institute during the third 2026 conclave। तो टैक्समैन फाउंडेशन जो है इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है आपका ग्राइडमेट JSC के साथ, जो रशिया की स्टेट रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ रेयर मेटल एनर्जी इंडस्ट्री है। ठीक है, सो इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है टैक्समैन फाउंडेशन का, और यहाँ पे दोनों का फोकस एरिया रहेगा एक्सप्लोरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ अ रेयर अर्थ। ठीक है, रिफाइंड एंड एडवांस मटेरियल डेवलपमेंट, बैटरी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज, परमानेंट पैंग रिप्रोडक्शन, स्मार्ट प्रोसेसिंग एंड डिजिटल इंटीग्रेशन पे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बुक्स की। सो रिसेंटली 2 बुक्स रिलीज की गई हैं वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी द्वारा।
पहली है द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, द लाइफ लेसन एंड लेगेसी ऑफ श्री नारायण गुरु। ठीक है, इसके ऑथर हैं डॉक्टर शशि थरूर एंड इसे पब्लिश किया गया है एल्फ बुक कंपनी द्वारा। नेक्स्ट बुक आती है अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन। इट इज ऑथर्ड बाय द विजय गोयल एंड पब्लिश बाय द गांधी स्मृति एंड दर्शन समिति। ठीक है, इनके द्वारा पब्लिश की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल एस्परगर्स डे 18 फरवरी को मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द एस्परगर्स सिंड्रोम, जो कंडीशन होती है ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कंटिन्यूम की। ठीक है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हैंस एस्परगर की, जो ऑस्ट्रियन पेडियाट्रिशियन थे। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, सेकंड मंडे ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है और 9 फरवरी को इसे ऑब्जर्व किया गया था एंड इट्स थीम वाज द एपिलेप्सी प्लेज। नेक्स्ट कम्स योर वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया था, फर्स्ट एडिशन 2009 में ऑब्जर्व किया गया था एंड इसका 2026 का आपका थीम था रीन्यूड कमिटमेंट टू द सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एक्सरसाइज डे, 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है टू ऑनर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है बात करते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की, इसके चेयरमैन है विवेक चतुर्वेदी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।